हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद आज कंप्लीट करेंगे भाग 15, जिसमें निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो पहले मैंने पढ़ाया था आपको भाग 14 पार्ट 14, जिसमें हमने कौन से आर्टिकल कंप्लीट किए थे? आर्टिकल 308 से लेके 323 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक, जिसमें संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था। राइट, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज करेंगे भाग 15 आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 324, 323 तक यहाँ कंप्लीट हुआ था भाग 14। तो 324 से शुरू होगा भाग 15। 324 से लेके 329 के ए तक किसका प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग। भारत के लिए निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया। ये ध्यान रखना है, किसमें किया गया है? भाग 15 में, आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 ए तक। ठीक है, आर्टिकल 324 प्रावधान करता है निर्वाचन आयोग का। 324 निर्वाचन आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है तो उसमें चुनाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुनाव जब ज़्यादा अच्छे से होंगे जब निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। तो आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आप PDF से समझेंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत शॉर्ट्स में नोट पढ़ाए हैं। ठीक है, निर्वाचन के बारे में समझेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहले भारत में शासन की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, जनता की भागीदारी जिसमें ज़्यादा अधिक होती है वो होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। ठीक है, निर्वाचन लोकतंत्र का आधार है, इलेक्शन लोकतंत्र का आधार है। इलेक्शन अच्छे होंगे जब तो जनता की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक है, भारतीय संविधान में लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का निर्वाचन का प्रावधान किया गया है निर्वाचन आयोग का। अब निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी क्या है? चुनाव कराना। अब निर्वाचन आयोग चुनाव किस किस के संबंध में कराता है? पहले मैं आपको इसको नोट से ही समझा देती हूँ, जैसे मैं हमेशा। निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? 3। पहले ये 1 सदस्य ही था। ठीक है, उसके बाद इसको वर्तमान में 3 सदस्य ही बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 3 सदस्य कैसे है? इसको आप लिखेंगे 1+2। ठीक है, एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तीनों की शक्तियां समान हैं, लेकिन इनको समकक्षों में प्रथम बनाया गया है। राइट, ठीक है। आप एक चीज़ को ध्यान रखना है, इनकी योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किए गए। ठीक है, योग्यता के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया था लोकसभा के संबंध में किसी व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए? 25 वर्ष, भारत के नागरिक हों, 25 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं। इसी तरह हमने कितने सारे संवैधानिक पद पढ़े जिसमें योग्यताएं दी गई हैं। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं या अन्य न्यायाधीशों की योग्यताएं दी गई हैं आर्टिकल 124 में, लेकिन इसमें योग्यताएं नहीं दी गई हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कितने निर्वाचन आयुक्त होंगे? 3। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, 2 अन्य होंगे। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि इनकी नियुक्ति आधार नहीं दिए गए हैं। किन योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति की जाएगी, इसके आधार नहीं दिए गए। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगेन, राष्ट्रपति क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, संवैधानिक प्रधान है। किसकी आधार पर नियुक्ति करेंगे? किसकी सलाह पर नियुक्ति करेंगे? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है किसके समान होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसीलिए इनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? महाभियोग। ठीक है, इनको हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? महाभियोग। महाभियोग। ठीक, किस आधार पर?
जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आधार लगाए जाते हैं, कदाचार और अक्षमता, उसी के आधार पर इनको भी हटाया जा सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया गया है ताकि कोई भी इनको आसानी से ना हटा सके। ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे तो राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे लेकिन इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग। इतनी बात समझ में आई। अब ये चुनाव किस किस के कराते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के चुनाव कराएंगे, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के चुनाव कराएंगे, जहां विधानसभा तो है ही, विधान परिषद जहां पर है वहां के चुनाव कराएंगे, जहां नहीं है तो वहां खाली विधानसभा के। ठीक है, विधान मंडल के चुनाव कराना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किस किस के चुनाव कराएंगे, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधान मंडल के, विधानसभा और विधान परिषद दोनों के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं, निर्वाचन आयोग के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचन कौन कराता है, मैंने आपको बताया था, राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है, निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का, वो उनके चुनाव कराते हैं। इतनी बात समझ में आई। इसमें इंपॉर्टेंट जो था बस यही है, पहले निर्वाचन आयोग कौन थे, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, मिस्टर सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है, मिस्टर सुकुमार सेन, वर्तमान में कौन है, राजीव कुमार, मिस्टर राजीव कुमार। अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। पीडीएफ से एक बार ध्यान से समझेंगे। लोकतांत्रिक प्रणाली को हमने अपनाया है। लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार क्या होता है, निर्वाचन। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां जनता की भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी कब होगी, जब निष्पक्ष चुनाव होंगे। उसके लिए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का होना आवश्यक है, इसीलिए इसको संवैधानिक बनाया गया है। ठीक है, संवैधानिक है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 324 में इसका वर्णन किया गया है। इतना समझ में आया। फिर अब पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 15 में आर्टिकल अनुच्छेद 324 से लेके 329 के में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 यानी निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, स्थायी संवैधानिक निकाय है, राइट। फिर इसके बाद इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, संविधान लागू होने के ठीक एक दिन पहले इसकी स्थापना हुई। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 25 जनवरी 1950 को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किस किस के चुनाव कराएगा, संसद, राज्य विधान मंडलों के प्रत्येक सदन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधिरक्षण, निर्देशन देना कि कैसे कैसे चुनाव होंगे, कौन सी डेट होगी, वो सब चुनाव आयोग का कार्य है और नियंत्रण करता है। समझ में आया। नेक्स्ट है, प्रारंभ में निर्वाचन आयोग एक सदस्य था। ठीक है, एक सदस्य था, पहले एक सदस्य होते थे निर्वाचन आयोग में। उसके बाद तारकोंडे, ये ध्यान रखना है किस समिति की सिफारिश पर इसे त्रिसदस्य आयोग किया गया। तारकोंडे समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्य ही बनाया गया और इसी समिति की सिफारिश पर पहले चुनाव में वोट डालने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन इसी समिति की सिफारिश पर 61वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 61th संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी आयु घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। वर्तमान में कितनी है आयु, 18 वर्ष। ठीक है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। इसकी सिफारिश भी संशोधन, ठीक है, इसी संशोधन द्वारा, जिस संशोधन द्वारा तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी चुनाव आयोग को 3 सदस्य से 1 सदस्य से 3 सदस्य कर दिया जाए, और इसी संशोधन द्वारा, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन द्वारा इसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, वोट देने का अधिकार सबका संवैधानिक अधिकार है, इसके अंतर्गत एक राजनीतिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है सभी का वोट डालना। इसके बाद नेक्स्ट आता है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, मैंने आपको बताया राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना
ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ये मैंने आपको भी बताया। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? अब मैंने आपको बताया 3 सदस्य ही है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तीनों की शक्तियां समान है, निर्णय लिया जाता है, बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ठीक, बस इनकी जो फर्क है ना वो सिर्फ आयु में और कार्यकाल में, आयु में फर्क है। 6 वर्ष का कार्यकाल मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त का होगा। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं और अन्य आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करेंगे। सिर्फ 3 साल का फर्क इनकी आयु में है, बाकी सब कुछ सेम है। सभी निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति द्वारा की जा रही है, तो त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इनका पद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के समकक्ष रखा गया है, इसीलिए इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जबकि अन्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा पर हटाते हैं। ध्यान से समझिए, 3 सदस्य हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाएगा, लेकिन अन्य 2 सदस्यों में से किसी को हटाना है तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर उनको हटा सकते हैं। ध्यान रखना है, महाभियोग किसके लिए लाया जाएगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए लाया जाएगा, और अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेंगे और उनको हटा देंगे। समझ में आई बात? निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, पदावधि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, संसद विधि द्वारा उनका निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। कई बार आपसे एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो पूछा जाएगा कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल 324 में। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। इनका पद किसके समकक्ष होता है? सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन जो आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड भी पूछे जाते हैं कि इनकी स्वतंत्रता को निश्चित करने के लिए संविधान में क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, वो हम इस वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि अपनी निर्धारित पदावधि में काम कर सकते हैं। कैसे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से उसी रीति, उन्हीं आधारों पर, उसी रीति यानी कि महाभियोग, और उन्हीं आधारों पर यानी कदाचार और अक्षमता के आधारों पर ही हटाया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक, इससे क्या होता है? इनकी सुरक्षा होती है, इनकी पदावधि की सुरक्षा होती है, क्योंकि महाभियोग लाना आसान कार्य नहीं है। ठीक है, दूसरे शब्दों में उनको दुर्व्यवहार यानी कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अतः ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य नहीं करते। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का होने का मतलब क्या होता है कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और उनको हटा भी राष्ट्रपति सकते हैं। ठीक है, वो होता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, लेकिन इनको हटाने के लिए क्या? महाभियोग लाना पड़ेगा, इसीलिए ये इनके प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते, इसीलिए इनकी पदावधि की सुरक्षा है। तो ये क्या है? इनकी स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपसे एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इनकी सुरक्षा प्रदान की गई है, तो कैसे प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें, उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इनका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें गैर लाभकारी कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। यही बात लिखिए, उनको महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, और अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। तो ये क्या तीनों क्लॉज जो है क्या सुनिश्चित करते हैं? निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे तो भारत में जो सरकार है वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। फिर हालांकि निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को कम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ दोष भी हैं।
इसमें कुछ दोष भी हैं, ठीक है, इनकी निष्पक्षता के लिए कुछ दोष भी हैं। पहला तो यही है कि इनकी योग्यता नहीं दी गई। किस आधार पर किस व्यक्ति को चुनाव आयोग में बनाया जाएगा, चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा, इसके लिए कोई आधार नहीं दिए गए, ठीक है। संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अहिर्ता, चाहे वो विधिक हो, शैक्षणिक हो, क्या पढ़े लिखे होने चाहिए, प्रशासनिक हो, न्यायिक हो, संविधान में निर्धारित नहीं की गई। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है, ठीक है, पदावधि का भी निर्धारण नहीं किया गया है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। अगर रोक लग जाती तो वो निष्पक्ष होकर कार्य करते कि हमें इसके बाद कोई काम नहीं करना है, ठीक है, हम जो करेंगे अब स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर करेंगे। लेकिन जब उनको वर्तमान में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि अगर हमसे वर्तमान ये फ्यूचर में इनसे काम हो गया तो, ठीक है, तो इस चीज़ पर फर्क पड़ता है और इसीलिए कहा गया है कि कुछ दोष है। तो ये 3 दोष मैंने नोट्स में डाल दिए थे। फिर नेक्स्ट आते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि उनके कार्य क्या हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या कार्य हैं, ये पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है 2024 में अब चुनाव आ रहे हैं तो निर्वाचन आयोग अपने आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके क्लॉज, जो फैक्चुअल क्लॉज है, आपको वो भी पता होने चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को 3 श्रेणी में विभक्त करती है। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। प्रशासनिक का मतलब ये है कि वो अपने आप को कैसे निर्वाचन कराएंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। सलाहकारी का मतलब ये है कि राष्ट्रपति को और राज्यपाल को सलाह देने की उनकी शक्ति। अर्धन्यायिक का मतलब ये है कि कौन सा चुनाव के बाद अगर किसी सदस्य की निहिरता यानी योग्यताओं पर कोई विवाद होता है तो उसके संबंध में निर्णय कौन देता है, वो सलाहकारी हो जाएगी, सलाह देते हैं। लेकिन कोई राज्य राष्ट्र पार्टी है, कोई नहीं है, उसके संबंध में निर्णय कौन देता है, चुनाव आयोग। तो ये इनकी अर्धन्यायिक है। अर्धन्यायिक इसलिए है क्योंकि इसके बाद भी फैसला किया जा सकता है, पूर्ण न्यायिक नहीं है। नेक्स्ट है विस्तार में शक्तियां कौन कौन सी हैं। संसद के परिसीमन आयोग के अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों में भूभाग का निर्धारण करना। अब ध्यान से समझो, परिसीमन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। परिसीमन आयोग क्या है, जनसंख्या के आधार पर कितनी सीटें किस क्षेत्र को मिलेंगी, उसका वो काम किसका है, परिसीमन आयोग का। परिसीमन का मतलब होता है जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा, ठीक है। परिसीमन का क्या मतलब हो गया, जनसंख्या जिसकी है जितनी है उसके आधार पर सीटें निर्धारित होती हैं। तो परिसीमन आयोग क्या करता है, ये संसद द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति परिसीमन आयोग गठित किसके द्वारा होता है, संसद के द्वारा। परिसीमन आयोग का कार्य है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करना, ठीक है। अब सीटों का बंटवारा इसने कर दिया, आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग का निर्धारण करना, ठीक है। अब किसको कौन सा भाग, आप समझ गए कि भूभाग का निर्धारण करना कि किस क्षेत्र में कितने इलेक्शन कराए जाएंगे, वो सब काम किसका है, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। कितने लोग नए मतदाता सूची में शामिल होंगे, पुराने जाएंगे, वो किसका काम है, निर्वाचन आयोग का, ठीक है। उसको निर्वाचन नामावली को बार बार रिन्यू करना, निर्वाचन की तिथि और समय सारणी का निर्धारण करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, कब निर्वाचन कराए जाएंगे, उसकी समय सारणी क्या होगी, उसको निर्धारित करने का काम किसका है, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करना किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद का समाधान करने के लिए न्यायालय की तरह काम करता है, इसीलिए वो अर्धन्यायिक कहा गया है उसे, ठीक है। क्या करता है, उनको मान्यता प्रदान करता है और इसके संबंध में कोई विवाद हो जाएगा तो उसका निर्णय भी कौन लेगा, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच करने के लिए अधिकारी को नियुक्त करना, इसीलिए ये अर्धन्यायिक कहा जाता है, राइट। निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्धारित करना। आचार संहिता का मतलब है उन्हें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी एक सूची होती है जिसे आचार संहिता कहा जाता है, जो किसके द्वारा लागू की जाती है,
निर्वाचन आयोग के द्वारा। शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रोड, रेडियो, टीवी कार्यक्रम की सूची निर्मित करना। कौन दल कितने रोड शो करेगा, कहाँ नहीं करेगा, कौन सी रैलियां होंगी, कौन सी नहीं होंगी, इसका निर्धारण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। इसके बाद आता है संसद के सदस्यों की निहिरता यानी योग्यता के संबंध में मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। इसीलिए उनको सलाहकारी आयोग भी कहते हैं, क्योंकि योग्यता के संबंध में चुनाव के बाद किसी राजनीतिक सदस्य के, किसी दल के सदस्य के योग्यता के संबंध में कोई भी मामला है तो राष्ट्रपति उनसे सलाह लेते हैं। ऐसे ही विधान परिषद के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना। ठीक है। नेक्स्ट है रिंगिंग, मतदान केंद्र को लूटना, हिंसा व अन्य विवाद अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन को रद्द करना। अगर निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो निर्वाचन को, चुनाव को रद्द करने का भी कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का। ठीक, निर्वाचन आयोग के पास इतनी भी पावर है कि वो निर्वाचन को रद्द कर सकता है अगर वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करना। निर्वाचन कराने के लिए अगर नए कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उसके संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल से आग्रह करना। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना यानी उसकी देखरेख करना। ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जब तक कि निर्वाचन आयोग सलाह नहीं देता, ठीक है, कब कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और वहाँ स्थिति सामान्य है। ठीक है। जब संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाती है तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है कि स्थिति सामान्य है इस बात की जांच करना और राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में निर्वाचन कराए जाने के लिए कहना। ठीक है। यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक, इसका मतलब क्या है? उसकी विधानसभा भंग है, तो वहाँ विधानसभा दोबारा से चालू कब होगी? जब वहाँ पर चुनाव हो जाएंगे। तो वहाँ चुनाव कराने हैं या नहीं कराने हैं, इसके संबंध में सलाह देने का कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं, यानी स्थिति सामान्य है तो कराए जाए अन्यथा नहीं। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना। कौन सा दल राष्ट्रीय दल है, कौन सा दल राज्य दल है, इसका निर्धारण करने का कार्य किसका है? किसका है? निर्वाचन आयोग का। अब एक बार जल्दी से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको रिकैप करेंगे, फिर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। भारत में लोकतंत्र शासन प्रणाली है जिसका आधार निर्वाचन है, तो निर्वाचन आयोग का निष्पक्ष होना आवश्यक है। भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक दिया गया है निर्वाचन के संबंध में प्रावधान। ठीक है। आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान करता है। निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उनका पद किसके समकक्ष होता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और ये भी ध्यान रखना है किस किस के निर्वाचन कराएगा? संसद, राज्य विधान परिषद, राज्य विधान मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या कराते हैं? निर्वाचन कराते हैं। फिर उसके बाद तारकुंडे समिति की सिफारिश पर इसको 1 सदस्य से 3 सदस्य कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन से इनकी आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर उसके बाद प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मिस्टर सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 65 वर्ष की आयु मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए, 62 वर्ष की आयु अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए। सभी निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देंगे। सेवा शर्तें पदावधि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। नेक्स्ट है चुनाव आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्ष करने के लिए, निष्पक्षता को निर्धारित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते, इसीलिए इनकी स्वतंत्रता बनी रहती है। ठीक है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और नियुक्ति में लाभकारी गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो उनको मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है। कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि इनके योग्यता के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है।
ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है, और इनके सदस्यों की पदावधि के बारे में भी कोई बात नहीं कही गई, और सेवानिवृत्ति के बाद इनके पुनः नियोजन पर रोक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनकी शक्तियों को 3 भागों में बांटते हैं, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। परिसीमन अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर निर्धारण करना, क्षेत्रों का निर्धारण करना, समय समय पर निर्वाचक नियमावली को रिन्यू करना। ठीक है, कौन कौन से नए मतदाता इसमें शामिल हुए हैं उनको शामिल करना, निर्वाचन की तिथि को निर्धारित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उनको चुनाव चिन्ह देना, और इन दोनों के संबंध में अगर कोई विवाद है तो उसके संबंध में न्यायालय की तरह कार्य करना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच करना। ठीक है, निर्वाचन दलों के उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता, ये इंपॉर्टेंट है, आचार संहिता को लागू कौन करता है, आचार संहिता क्या है, क्या कार्य करेंगे वो चुनाव के टाइम पर, क्या कार्य नहीं करेंगे, आचार संहिता को लागू करना किसका कार्य है, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीति और प्रचार और उनके रोड शो को कंट्रोल करने का काम भी किसका है, निर्वाचन आयोग का। फिर उसके बाद संसद के सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना, और ऐसे ही राज्य के संबंध में राज्यपाल को सलाह देना कार्य किसका है, भारत के निर्वाचन आयोग का। राज्य के संबंध में भी देंगे क्योंकि राज्य विधान परिषद के विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी हुई है निर्वाचन में तो उसको रद्द भी कर सकते हैं। कर्मचारियों के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल से बात करना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति को सलाह देना अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है कि वहां पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। ठीक है, और राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, कौन सा राष्ट्रीय दल है कौन सा राज्य दल है उसका निर्धारित करना। इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। इस बहुत छोटा था, जो मैंने आपको बताया है उसी के नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर चुनाव है तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। ठीक, थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है और इसके फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। थैंक यू सो मच।